हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये अमेरिका की वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो पूरी दुनिया में अपनी हाईटेक इन्वेस्टिगेशन, बेहतरीन अंडरकवर एजेंट्स और अपने अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। मगर आज की कहानी एक ऐसे हैकर के बारे में है जो था तो FBI का अंडरकवर एजेंट, मगर इसी हैकर ने FBI के साथ स्कैम करके उसके साथ वो गद्दारी की जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। यह हैकर इतना शातिर और चालाक था कि इसने लगभग 7 सालों बाद खुद FBI को कॉल करके इस धोखाधड़ी के बारे में बताया, और जब सच्चाई उनके सामने आई तब उनके होश उड़ गए। ये कहानी हमें यह भी बताएगी कि एक हैकर कितना खतरनाक हो सकता है और वो किस हद तक जा सकता है। और ये सब उसने ऐसे ही नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो FBI की सच्चाई को बेनकाब करती है। कहानी शुरू होती है 10 फरवरी सन 2005 को, जब वाशिंगटन के FBI हेडक्वार्टर्स में एक एजेंट कंप्यूटर पर बैठा एक ईमेल अटैचमेंट खोलता है, और ये अटैचमेंट देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये एजेंट कुछ ऐसा देख रहा था जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था, और इस अटैचमेंट में उन क्रिमिनल्स के नाम थे जिन्हें FBI टारगेट करने वाली थी। सभी अंडरकवर एजेंट्स के असली नाम और उनके कोड्स लिखे थे, और कौन कौन से हैकर FBI के साथ काम कर रहे हैं, ये सारी खुफिया जानकारी इस ईमेल अटैचमेंट में एक्सपोज हो चुकी थी। स्क्रॉल करने पर नीचे 11 पेजेस पर FBI के सभी अंडरकवर ऑपरेशंस के बारे में लिखा था, और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो FBI के सर्वर से ही चुराई गई थी। ये देख वहाँ मौजूद सभी FBI एजेंट्स के हाथ पैर फूल जाते हैं, और इसके पीछे 20 साल का वो लड़का था जो FBI के लिए ही काम करता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक महज 20 साल के लड़के ने दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कैसे बेवकूफ़ बनाया, और इसके पीछे की वजह क्या थी। कहानी में आगे बढ़ने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा, जब 19 जनवरी सन 2001 को एक 20 साल का यूक्रेनियन लड़का हीथ्रो एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने के लिए प्लेन में बैठता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो अमेरिका जाकर अपना एक बिजनेस शुरू करेगा और उसमें खूब कामयाबी हासिल करेगा। मगर वो इस बात से बेखबर था कि अगले 7 घंटों बाद उसके हाथों में हथकड़ियाँ होंगी। इस लड़के का नाम था मैक्सिम पोपोव, जो अपनी सीट पर बैठा नर्वस था, और उसके पीछे वाली सीट पर 2 FBI एजेंट्स बैठे थे जो उसी के साथ अमेरिका जा रहे थे। प्लेन में चढ़ने से एक दिन पहले पोपोव लंदन में US एम्बेसी गया था, जहां उसने एक डील साइन की थी, और डील ये थी कि वो FBI को ईस्टर्न यूरोपियन हैकर्स और उनकी हैकिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, और बदले में वो उसे अमेरिकन नेशनैलिटी दिलवाएंगे। पॉपऑफ पिछले 4 महीनों से इस डील को नेगोशिएट कर रहा था, जिसमें हैकर्स की इन्फॉर्मेशन के बदले उसे एक नई पहचान और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंडिंग मिलने वाली थी। बहरहाल FBI एजेंट उसकी शर्त को मान लेते हैं और उसे अमेरिका लेकर रवाना हो जाते हैं। मगर इसके बाद जो हुआ उसने पॉपऑफ और FBI दोनों की दुनिया बदल कर रख दी। प्लेन लैंड होते ही पॉपऑफ ने जैसे ही अमेरिका की ज़मीन पर कदम रखा, दोनों FBI एजेंट्स ने उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। जो FBI एजेंट्स प्लेन में हंसते मुस्कुराते उसके साथ अमेरिका आए थे, वही अब उसके साथ सख्ती से पेश आ रहे थे, और पॉपऑफ को ये समझ आ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और ना उसे कोई अमेरिकन पासपोर्ट मिलने वाला है और ना ही फंडिंग। बहरहाल हथकड़ियाँ पहनाने के बाद उसे एक जेल सेल में डाल दिया जाता है, और उस सेल में एक पेपर नीचे से फेंक दिया गया जिसमें यह लिखा था कि या तो तुम हमारे लिए काम करो या 30 सालों तक इस जेल में सड़ो। FBI को लग रहा था कि उन्होंने पॉपऑफ को बहुत आसानी से फंसा लिया है, क्योंकि वो उनके लिए काम करने को तैयार हो गया था, और चूंकि पॉपऑफ खुद एक हैकर था, इसलिए FBI को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल अगले 3 महीने तक पॉपऑफ को रोज़ सुबह 8 बजे वर्जीनिया के सेफ हाउस से एक मिलिट्री स्टेशन लाया जाता, जहां वो रशियन हैकर्स फोरम में लॉगिन करता। इसी दौरान FBI एजेंट्स लगातार उस पर नज़र रखते और उसे रिकॉर्ड भी किया जाता, और उन्हें यही लग रहा था कि वो हैकर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, मगर आगे जो होने वाला था वो उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। पॉपऑफ रशियन भाषा में कुछ कोड स्क्रीन पर टाइप कर रहा था जिसे FBI एजेंट्स समझ नहीं पा रहे थे, और ये कोड्स एक मैसेज था जो अपने पुराने साथियों को भेज रहा था। रशियन में उसने जो कोड मैसेज लिखा वो था डेटा सैम स्मैट, जिसका मतलब था अंकल सैम इज़ वॉचिंग, मतलब अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैकर्स को ढूंढ रही हैं, और इस मैसेज के जरिए वो अंडरग्राउंड में छुपे हर हैकर को अलर्ट कर रहा था कि वो पकड़ा गया है। इसी तरह 3 महीने निकल गए और FBI के हाथ एक भी हैकर नहीं लगा, और जब FBI ने इन कोड्स को ट्रांसलेट कराया तब वो गुस्से से आग बबूला हो गए। एक एजेंट ने तो गुस्से में अपनी कुर्सी तक फेंक दी, क्योंकि उनके लिए ही काम करने वाला हैकर उन्हें पहले दिन से ही बेवकूफ़ बना रहा था, और वो पॉपऑफ को सेफ हाउस से निकालकर दोबारा उसे जेल सेल में डाल देते हैं। सेल का दरवाज़ा बंद होते ही पॉपऑफ ना तो चिल्लाया और ना ही रोया, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए FBI एजेंट से कहा कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम किससे डील कर रहे हो। जहाँ FBI एजेंट्स को लग रहा था कि उनका पूरा प्लान चौपट हो गया है, वहीं 2400 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया में बैठे एक FBI एजेंट को इसमें एक मौका दिखाई देता है।
इस एफबीआई एजेंट का नाम था ईजे हिल्बर्ट और ये पिछले 3 सालों से ईस्टर्न यूरोपियन हैकर्स के पीछे लगा हुआ था और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक चोर को पकड़ने के लिए उसे दूसरे चोर की ज़रूरत पड़ेगी और ये दूसरा चोर था पॉपॉव। अब हिल्बर्ट के मन में 2 सवाल थे। पहला ये कि क्या उस हैकर पर भरोसा किया जा सकता है जो पहले भी धोखा दे चुका है, और दूसरा सवाल ये था कि क्या एक धोखेबाज को अपने साथ शामिल करना सही होगा। बहरहाल सन 2002 की गर्मियों में हिल्बर्ट पॉपॉव के सामने एक ऑफर रखता है और वो ये था कि वो दुनिया के सबसे बड़े साइबर क्राइम फोरम को पकड़ने में एफबीआई की मदद करे और बदले में वो उसे रिहा कर देंगे। इस बार पॉपॉव के सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि वो अपना सारा काम जेल सेल के अंदर से बैठकर करेगा और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया एंड सिटी ऑपरेशन। ये अपने आप में एक बहुत जीनियस ऑपरेशन था जिसमें उन्हें उस साइबर क्राइम फोरम को टारगेट करना था जहां लगभग 10,000 हैकर्स एक जगह जमा होते हैं। इन फोरम्स पर लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन खरीदी और बेची जाती थी और इसे आइडेंटिटी ट्रेड का अमेज़ॉन भी कहा जाता था। जहां क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन महज $1 में बिकती थी, वहीं सोशल सिक्योरिटी नंबर से लेकर घर वालों की इन्फॉर्मेशन $5 से $30 तक में बिकती थी। पॉपॉव को इन इन्फॉर्मेशन बेचने वाले हैकर्स को अपना टारगेट बनाना था और इसके लिए उसे एक बड़ा बायर बनकर उनके सामने आना था। बहरहाल एफबीआई पॉपॉव के लिए $50,000 का बजट पास करती है और अब उसका एक ही काम था कि वो इन हैकर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खरीदे। पॉपॉव की हर खरीदारी एक जाल थी जो इन हैकर्स के लिए बिछाया जा रहा था, और जब ये हैकर्स पॉपॉव को चोरी किए हुए क्रेडिट कार्ड्स कोरियर से भेजते तब हिल्बर्ट हर पार्सल के जरिए उस सोर्स तक पहुंच जाता जिनसे ये कार्ड्स चुराए गए थे। एक पार्सल के जरिए एजेंट हिल्बर्ट उस होटल चेन तक पहुंच गया जहां से 50,000 कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड डेटा चुराया गया था, और दूसरे पार्सल ने उसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंचा दिया जो पिछले 6 महीनों से कस्टमर डेटा और क्रेडिट कार्ड डिटेल चुरा रहा था। ये एक बहुत बेहतरीन प्लान था जो काम कर रहा था, मगर आगे चलकर ये पर्सनल होने वाला था। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और तब सन 2002 में थैंक्स गिविंग डे आता है, जहां अमेरिका की ज़्यादातर फैमिलीज एक साथ बैठकर डिनर कर रही थी और थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट कर रही थी। वहीं पॉपॉव एफबीआई के कॉन्फ्रेंस रूम में उदास और अकेला बैठा था। वो बैठा यही सोच रहा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और एजेंट हिल्बर्ट रूम के अंदर दाखिल होता है। हिल्बर्ट के हाथ में एक पार्सल था जिसमें चिकन रखा हुआ था और ये एक पूरी थैंक्स गिविंग मील थी जिसे देख पॉपॉव की आंखों में आंसू आ गए। खाना टेबल पर रखने के बाद हिल्बर्ट ने कुछ ऐसा किया जो इससे पहले उसने कभी नहीं किया था, और उसने प्रोजेक्टर स्टार्ट किया और स्क्रीन पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी चला दी। अगले 3 घंटों तक पॉपॉव और हिल्बर्ट के बीच ना तो हैकर्स को पकड़ने की बात हुई और ना ही किसी क्राइम की, और वो दोनों बस खाना खाते हुए मूवी इंजॉय कर रहे थे। पॉपॉव के लिए इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अमेरिका आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया था, और उस रात उसने फैसला किया कि वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में हिल्बर्ट की पूरी मदद करेगा। इस साइबर फोरम का नाम था कार्टर प्लैनेट, जिसके मास्टरमाइंड को सब स्क्रिप्ट के नाम से जानते थे, मगर उसका असली नाम और लोकेशन के बारे में कोई नहीं जानता था। ये वही शख्स था जो कार्टर प्लैनेट की बड़ी डील्स को पर्सनली हैंडल करता था, और इस पूरे फोरम को ख़त्म करने के लिए इस शख्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। पॉपॉव ने अगले 6 हफ्ते साइबर फोरम पर गुजारे जहां उसने खुद को एक यूक्रेनियन बताया और ये भी बताया कि उसके कुछ करप्ट बैंक एम्प्लॉयज़ से कनेक्शन है। आखिरकार स्क्रिप्ट पॉपॉव को कुछ क्रेडिट कार्ड्स बेचने के लिए तैयार हो जाता है और लगभग $400 के क्रेडिट कार्ड उसने पॉपॉव के एड्रेस पर भेज दिए। ये पैकेट खुद एजेंट हिल्बर्ट ने खोला जिसके अंदर 200 क्रेडिट कार्ड्स थे जिनकी इन्फॉर्मेशन महज 72 घंटे पहले ही चुराई गई थी, मगर इस डील के दौरान स्क्रिप्ट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पार्सल के अंदर स्क्रिप्ट ने एक नोट लिख कर रखा था जो उसने खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था, और ये देखते ही एजेंट हिल्बर्ट ने इस हैंड राइटिंग को इंटरनेशनल डेटा बेसिस में चलाया और यहीं से पहली कामयाबी एफबीआई के हाथ लग गई। एजेंट हिल्बर्ट को पता चला कि स्क्रिप्ट एक रोमन वेगा है और वो ओडेसा में रहता है, और लगभग 6 महीनों बाद यूक्रेनियन पुलिस सुबह 4 बजे स्क्रिप्ट के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। स्क्रिप्ट जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उसे 6 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया, और ये एक मैसेज था पूरे हैकर अंडरवर्ल्ड के लिए कि कोई भी पकड़ा जा सकता है। अप्रैल 2003 आते आते एफबीआई ने सिर्फ एंड सिटी में ही $70 मिलियन के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को होने से रोका था, मगर एक सवाल उन्हें बार बार परेशान कर रहा था कि क्या पॉपॉव उनके लिए ईमानदारी से काम करता रहेगा, क्योंकि आखिर था तो वो भी एक क्रिमिनल और हैकर ही, और आगे जो हुआ वो एफबीआई के वहमो गुमान में भी नहीं था। जून 2003 में लगभग 8 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स के नंबर चुरा लिए जाते हैं, और ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी, और ये नंबर इतना बड़ा था जिसे देख एफबीआई के हाथ पैर फूल गए।
इसी दौरान पॉपऑफ के लैपटॉप पर एक शख्स मैसेज करता है जो खुद को रेस बता रहा था, और ये शख्स पॉपऑफ से कहता है कि वो जानता है कि कार्ड्स किसने चुराए हैं और वो ये सारा डेटा उसे दे सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है तो। रेस एक 21 साल का लड़का था जो अपनी माँ के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था, और पॉपऑफ से बात करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रेस को लग रहा था कि वो एक क्रिमिनल हैकर से बात कर रहा है, मगर असलियत में वो एफबीआई के एक सीक्रेट अंडरकवर हैकर से डील कर रहा था, और इस बात का शक उसे तब हुआ जब पॉपऑफ ने उससे $2 लाख के क्रेडिट कार्ड्स लेने की बात कही। रेस को ये बात खटक रही थी कि एक छोटा मोटा हैकर इतनी बड़ी खरीदारी क्यों करना चाहता है, और इसके लिए पॉपऑफ को ये साबित करना था कि वो एक जेन्युइन बायर है। अब आगे जो हुआ वो बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसा था, क्योंकि एफबीआई और पॉपऑफ ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें रेस आसानी से फंस गया। अब एजेंट हिल्बर्ट पॉपऑफ को बैंक ऑफ अमेरिका के वॉल्ट के अंदर ले जाता है, जहां एक टेबल पर $2 लाख रखे हुए थे, और पॉपऑफ को उसी टेबल के पास बिठा दिया जाता है। टेबल पर बैठने के बाद एफबीआई एजेंट सभी नोटों की गड्डियों को एक के ऊपर रखने लगते हैं, और वहीं पॉपऑफ अपनी लाइंस प्रैक्टिस करने लगता है कि उसे रेस से क्या बात करनी है। बहरहाल कुछ ही देर बाद कैमरा स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके सामने पॉपऑफ ने हाथ में डॉलर बिल लिए हुए था और उसके पास नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में पॉपऑफ डॉलर बिल्स के वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड दिखाते हुए कह रहा था कि ये सभी नोट बिल्कुल असली हैं, और वो इन नोटों को ऊपर नीचे करके दिखा रहा था। ये पूरी वीडियो 47 सेकंड की बनाई गई, जिसके बाद इंटरनेट के जरिए इसे रेस को भेज दिया गया, और उसे यकीन हो गया कि पॉपऑफ एक जेन्युइन बायर है। क्योंकि पॉपऑफ कार्ड्स के साथ रेस का असली नाम भी जानना चाहता था, इसलिए उसने एक नकली क्रेडिट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी रजिस्टर की, जिससे सिक्योरिटी कंसल्टेंट की ज़रूरत थी। पॉपऑफ ने इस कंपनी के नाम पर वेबसाइट और ईमेल आईडी बनाई, और साथ ही साथ वेबसाइट पर नकली एम्प्लॉयज़ की बायो तक लिख डाली, ताकि देखने में सब कुछ बिल्कुल असली लगे। रेस से बातचीत के दौरान पॉपऑफ ने कहा कि वो उससे कार्ड्स तो लेगा ही, मगर साथ ही साथ उन्हें सिक्योरिटी कंसल्टेंट की भी ज़रूरत है, और सैलरी होगी $70,000। ये सुनते ही रेस पॉपऑफ के बिछाए जाल में फंस गया, और उसने अपना एक रेज्यूमे लिखा जिसमें उसने अपना असली नाम, एड्रेस और पासपोर्ट डिटेल्स भी डाल दी। एफबीआई ये सब कुछ बैठे बैठे देख रही थी, और वो हंस रहे थे कि रेस अपने ही स्टिंग ऑपरेशन के लिए रेज्यूमे लिख रहा है, और महज 72 घंटों के अंदर ही रेस यानी डेनिस के नाम पर इंटरपोल रेड नोटिस जारी हो जाता है। महज एक हफ्ते के अंदर ही रेस उर्फ डेनिस गिरफ्तार हो चुका था, और इसी दौरान पॉपऑफ को लगने लगा कि वो एफबीआई के लिए सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं पकड़ रहा है, बल्कि वो उनका सबसे बड़ा एसेट बन चुका है, और 2 हफ्ते बाद ही वो जेल से रिहा हो जाएगा। बहरहाल पॉपऑफ को ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जज पिछले 8 महीनों में किए गए उसके अंडरकवर ऑपरेशंस को मद्देनजर रखते उसे रिहा कर देता है। आखिरकार पॉपऑफ रिहा हो चुका था, जिसके बाद एफबीआई उसे घर रहने के लिए देती है, और साथ ही साथ $1,000 हर महीने का फिक्स कर दिया जाता है, जिसका साफ मतलब था कि पॉपऑफ और एफबीआई के पेरोल पर काम करने वाला था। एफबीआई को लग रहा था कि उन्होंने पॉपऑफ को जैसे खरीद लिया है, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि आखिर था तो वो एक क्रिमिनल ही, और यहाँ से ये कहानी वो मोड़ लेती है जिसे एफबीआई कभी नहीं भुला पाई। सन 2004 में एफबीआई हेडक्वार्टर में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी कि तभी रात 11:47 पर एजेंट हिल्बर्ट का फ़ोन बजता है। फ़ोन की दूसरी तरफ पॉपऑफ की आवाज़ थी, और वो हिल्बर्ट से कहता है कि वो अपना ईमेल चेक करे, और एजेंट हिल्बर्ट जैसे ही अपना ईमेल खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। इस मेल में लिखा था कि एफबीआई हैक हो चुका है, और ये कोई छोटा मोटा हैक नहीं था, क्योंकि एफबीआई का सारा डेटा का एक्सेस एक शख्स के हाथ में आ चुका था। ये डेटा FBI.gov की वेबसाइट से हैक किया गया था, जिसमें हर एजेंट, हर अंडरकवर केस और हर तरह की खुफिया इन्फॉर्मेशन थी। इस वेबसाइट के हैक होने के पीछे की एक वजह और थी, और वो ये थी कि वेबसाइट X25 नेटवर्क पर चल रही थी, और ये सन 1976 की एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इसे आज तक किसी ने अपडेट नहीं किया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है, और ये बात पॉपऑफ को पता थी। बहरहाल पॉपऑफ गिलबर्ट से कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है, मगर उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पॉपऑफ ने जो ईमेल अटैचमेंट हिल्बर्ट को भेजा था उसमें 11 पेज की केस इन्फॉर्मेशन थी एक क्रिमिनल बॉस के बारे में, जिसे एफबीआई पकड़ने वाली थी। आगे बढ़ने पर हिल्बर्ट को 7 पेज की एक एक्सेल शीट मिली, जिसमें हर उस हैकर और एजेंट की खुफिया इन्फॉर्मेशन थी जो एफबीआई के लिए काम करते थे, और साथ ही साथ हर उस हैकर की डिटेल्स भी थी जिसे एफबीआई पकड़ने वाली थी। इस शीट के हर पेज पर साफ साफ लिखा था कि इस डेटा को इंटरनेट पर ट्रांसफ़र ना किया जाए, क्योंकि ये डेटा सीधे FBI.gov के ईमेल सर्वर से हैक किया गया है। बहरहाल अगले 6 घंटों के अंदर हिल्बर्ट वॉशिंगटन जाने के लिए फ़्लाइट में बैठ चुका था, और 12 घंटों के अंदर वो FBI डायरेक्टर के सामने खड़ा था।
अब एफबीआई चीफ हिलबर्ट से सवाल करते हुए पूछता है कि ये हैक कैसे हुआ, जिसका हिलबर्ट के पास कोई जवाब नहीं था, मगर वो ये ज़रूर कहता है कि उसका एक अंडरकवर हैकर इसे फिक्स कर देगा, मगर बदले में वो $10,000 लेगा। अब ब्यूरो पॉपऑफ के नाम पर एक $10,000 का चेक काट देता है और ये एफबीआई के इतिहास में पहली बार हुआ था जब उन्होंने किसी ऐसे शख्स को पैसे दिए हों जिसे उन्हीं की मदद करने के लिए जेल से रिहा किया गया हो। बहरहाल पॉपऑफ ने उस हैकर को आइडेंटिफाई कर लिया जिसने एफबीआई की वेबसाइट हैक की थी और इस हैकर का नाम था लियोनिड स्वालोव, जो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था। उधर हिलबर्ट भी पॉपऑफ और हैकर की चैट को दूसरे कंप्यूटर से देख रहा था, जिसमें यह हैकर बता रहा था कि कैसे उसने एफबीआई की वेबसाइट को हैक किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि उसके पास एफबीआई की बहुत सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन है और जिसे वो पैसे लेकर दे देगा। ये एक बहुत आसान कन्फेशन था जो किसी भी क्रिमिनल ने किया हो और हिलबर्ट ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, मगर चूंकि उसे एफबीआई की खुफिया इन्फॉर्मेशन बचानी थी इसीलिए उसने पॉपऑफ से कोई सवाल नहीं किया। हैकर का नाम सामने आते ही इंटरपोल ने उसे अपनी वांटेड लिस्ट में डाल दिया और उधर पॉपऑफ अपनी वेबसाइट पर यह क्लियरली शो कर देता है कि अब वो एफबीआई के लिए सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। देखने में तो ये सब बहुत अच्छा और सीधा लग रहा था, मगर सच्चाई इससे बहुत अलग थी और तब आता है 10 फरवरी 2005 जब एफबीआई के सामने पूरी सच्चाई आ गई। ये वही दिन था जिस दिन हिलबर्ट को पता चला कि जिस शख्स ने एफबीआई को बचाया था वही उसे बर्बाद करने वाला था, और ये बात उसे तब समझ आई जब उसे पता चला कि पॉपऑफ इस पूरी चोरी हुई इन्फॉर्मेशन को फॉर्च्यून 500 कंपनीज के पास लेकर गया था। इस मामले की छानबीन के लिए एफबीआई एक मीटिंग रखती है जिसमें एक रूम में 5 एफबीआई एजेंट्स थे और उनका लैंडलाइन फ़ोन स्पीकर पर था। इस फ़ोन कॉल पर एफबीआई डायरेक्टर सवाल पूछता है कि डेनिस पिनहॉस कौन है, जिसके बाद सभी एफबीआई एजेंट हिलबर्ट की तरफ देखने लगते हैं। हिलबर्ट के पास सोचने के लिए महज 5 सेकंड का वक्त था और चूंकि ये पॉपऑफ का असली नाम था इसीलिए उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि या तो वो अपने अंडरकवर एसेट को बचाए या अपनी जॉब को। पॉपऑफ ने इसी नाम का इस्तेमाल करके ईएमसी कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी से कांटेक्ट किया था जिसमें वो उन्हें वीएम सॉफ्टवेयर $50 मिलियन में बेचने का ऑफर देता है, और ये वही सॉफ्टवेयर था जिससे एफबीआई की खुफिया इन्फॉर्मेशन चुराई गई थी। ये ऑफर सुनते ही ईएमसी कॉरपोरेशन फ़ौरन एफबीआई के बॉस्टन ऑफिस में कॉल कर देती है और यहीं से एफबीआई को पता चला कि उनका ही अंडरकवर हैकर उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। बहरहाल इस मीटिंग में एफबीआई चीफ हिलबर्ट से बार बार कह रहा था कि वो अपने अंडरकवर हैकर का असली नाम बता दे, और हिलबर्ट के सामने 2 ही रास्ते थे कि या तो वो पॉपऑफ को एक्सपोज कर दे और उसके सारे ऑपरेशंस बर्बाद हो जाएंगे, या फिर पॉपऑफ को बचाकर अपनी नौकरी खो दे। आखिरकार बहुत सोच समझकर हिलबर्ट फैसला करता है कि वो पॉपऑफ का नाम किसी भी कीमत पर सामने आने नहीं देगा, क्योंकि उसे एक्सपोज करने से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाती। हालांकि हिलबर्ट जानता था कि पॉपऑफ ने एफबीआई के साथ धोखा किया है, मगर एक सच्चाई ये भी थी कि उसी की मदद से वो कई हैकर्स को पकड़ पाया था। हिलबर्ट के इनकार करने के 72 घंटों बाद ही उस पर कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई, जिसमें उसके कंप्यूटर को सीज कर दिया गया और सभी फाइल्स और फ़ोन रिकॉर्ड्स की तहकीकात शुरू हो गई। जो पहले कभी एंट ऑपरेशन का हीरो था वही अब उसका विलन बन चुका था, और अब उसे बस एक ही बात बार बार खाई जा रही थी कि उसने गलत आदमी पर भरोसा किया। उधर यूक्रेन में पॉपऑफ ये सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी को बेच देता है जिसमें उसे $30,000 शुरुआत में मिलते हैं और बाकी $40,000 उसे बाद में मिलने वाले थे अगर वो ये सॉफ्टवेयर किसी और को नहीं बेचेगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पॉपऑफ ने फॉर्च्यून 500 कंपनीज का डेटा भी चुरा लिया था और वो उन्हीं के डेटा को सेफ रखने के लिए उनसे पैसे ले रहा था। उधर ईएमसी कॉरपोरेशन ने भी अपना डेटा बचाने के लिए पॉपऑफ को पैसे दिए थे, मगर ये बात उन्होंने एफबीआई को नहीं बताई क्योंकि सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे और इसकी कीमत सिर्फ एक आदमी चुका रहा था और वो था हिलबर्ट। अगस्त 2006 को हिलबर्ट का सीनियर उसे ऑफिस बुलाता है और उससे कहता है कि जिस प्रमोशन के लिए वो पिछले 8 सालों से काम कर रहा था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगले कई महीनों तक हिलबर्ट अपने करियर को धीरे धीरे डूबते हुए देखता रहा और आखिरकार थक हार कर उसने अपना बैज और अपनी गन सीनियर की टेबल पर रखी और रिज़ाइन करके चला गया। हिलबर्ट की 15 सालों की सर्विस एक यूक्रेनियन हैकर यानी पॉपऑफ की वजह से चली गई थी जिसकी उसने मदद की थी और इस बात का उसे बहुत अफसोस था। बहरहाल हिलबर्ट के खिलाफ की गई इन्वेस्टिगेशन में किसी को कुछ भी नहीं मिला और आखिरकार सन 2009 में लगे सभी चार्जेस उस पर से हटा दिए गए। क्योंकि वो एफबीआई की नौकरी पहले ही छोड़ चुका था, जिसके बाद वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करने लगा, मगर एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता कि आखिर पॉपऑफ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया।
इस बात को ही अब लगभग 7 साल बीत चुके थे और इस दौरान हिल्बर्ट और पॉपॉफ के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई और तभी एक रोज़ हिल्बर्ट के फ़ोन पर एक कॉल आता है। हिल्बर्ट के फ़ोन पर जो नंबर दिखा रहा था वो एक यूक्रेनियन नंबर था और हिल्बर्ट जैसे ही ये कॉल उठाता है दूसरी तरफ जो आवाज़ थी वो उसे पहचान लेता है। कॉल की दूसरी तरफ पॉपॉफ था जो हिल्बर्ट को उसका साथ देने के लिए थैंक यू कहता है और साथ ही साथ उस थैंक्स गिविंग डिनर के लिए भी शुक्रिया अदा करता है। पॉपऑफ की आवाज़ पहले से कुछ बदल गई थी और वह हिल्बर्ट से कहता है कि एक तुम ही थे जिसने मेरे साथ इंसानों की तरह बर्ताव किया और तुम्हें ही मैं अपना दोस्त समझता था। यह सुनकर हिल्बर्ट की आंखों में आंसू आ गए मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन दोनों ने लगभग 3 घंटों तक लगातार बातचीत की। बातचीत के दौरान पॉपऑफ ने बताया कि अब उसकी शादी हो चुकी है और साथ ही साथ उसने अपने किए के लिए सॉरी भी कहा, मगर तभी उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पॉपऑफ के पैरों तले ज़मीन सरक गई। पॉपऑफ हिल्बर्ट को बताता है कि वो मैं ही था जिसने FBI का सारा डेटा हैक किया था और ये सुनते ही फ़ोन के दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। हिल्बर्ट के दिमाग में पिछले 7 साल घूमने लगे और उसकी नज़रों के सामने हर वो क्लू आने लगा जिसे उसने इग्नोर किया था और बात करते करते पॉपऑफ ने यह भी बताया कि लियोनेड उसी का आदमी था और उन दोनों ने मिलकर FBI को हैक किया था। पॉपऑफ ने यह भी बताया कि इस हैकिंग के बाद इसे फिक्स करने के लिए उसने FBI से $10,000 लिए और लियोनेड ने इस हैकिंग को इसीलिए कन्फेस किया ताकि सबको यकीन हो जाए और ऐसा करने के लिए उसने ही उसे पैसे दिए थे। सोचने वाली बात यह है कि FBI उसी शख्स को पैसे दे रही थी जिसने खुद FBI को हैक किया था ताकि वो खुद को पकड़ सके और ये मुमकिन नहीं था। पॉपऑफ के इस फ्रॉड की वजह से FBI ने अपने एक बेस्ट एजेंट का करियर बर्बाद कर दिया और हिल्बर्ट को पॉपऑफ को बचाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कॉल पर सवाल करते हुए पॉपऑफ ने हिल्बर्ट से पूछा कि क्या कभी उसे उस पर शक हुआ, जिसके जवाब में हिल्बर्ट ने कहा कि हाँ हुआ था, मगर फिर मुझे लगा कि अब तुम बदल चुके हो और मेरा शक तुम पर से हट गया। हिल्बर्ट एक अच्छा आदमी था जिसने पॉपऑफ में पोटेंशियल देखी और वो उसे बचाना चाहता था, मगर पॉपऑफ ने इस मौके का गलत फ़ायदा उठाया और ख़ुद हिल्बर्ट को ही फंसा दिया। बहरहाल कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले पॉपऑफ ने हिल्बर्ट से एक आखिरी बात कही कि वो उसकी बहुत इज्जत करता है और उसे हमेशा याद करेगा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। पॉपऑफ आज भी यूक्रेन में अपनी सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म चला रहा है और फिर ना तो वो कभी गिरफ्तार हुआ, ना ही एक्स्ट्राडाइट किया गया और ना ही फिर उसे कभी कोई सज़ा मिली। आखिरकार FBI ने इस एंड ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया और ये केस सभी के लिए एक वार्निंग थी कि अगर आप चोर को पकड़ने के लिए चोर की मदद लेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।